Intelligent everyone. Audible? तो हीट से ही तकलीफ होती है बराबर। हेलो, Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। नमो लोये सव साहू ऐसो पंच नमस्कारो तव पावपणास मंगलां च सर्वेषु परमं हवै मंगल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। Jai Shri. अभी मैं नोट शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग को दिखे तो बोलना। नहीं दिख रहा है ना? हेलो हेलो, यस मैम। हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? या नाउ यू आर ऑडिबल मैम। देखो मैंने एक फाइल भेजी है, देखो मैंने मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे। यस मैम। आई क्या? कर रहे हो आप शेयर? हाँ मैम करती हूँ मैम, एक सेकेंड। व्हाट्सएप में है तो किस में करना पहले? मैम शेयर का ऑप्शन आता है ना मैम, डॉक्यूमेंट। ये तो अगर व्हाट्सएप पे है तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो फिर डॉक्यूमेंट में जाके आप शेयर करो मैम। अच्छा, पर डॉक्यूमेंट में वो कौन से डॉक्यूमेंट है वो नहीं मिल रहा है ना? डॉक्यूमेंट्स में वो नाम ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं मैम। हाँ तो मैं कर रही हूँ तो आता है कि नो मैच इन रिसेंट।
तो फिर वो ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम लिखो मैम, जैसे उसमें तो नाम लिखा हुआ है हेतु एंड हेतुवाभास। एक्चुअली बर्थडे मेरा 21 में रहेगा, तो उस दिन अगर मैं लेट ठीक है, आप कर दो। हाँ यस मैम। फर्स्ट डे 21 में रहेगा, तो कल वेडनेसडे है। हाँ, कल तो मैं नॉर्मल 8-2 टाइम आ जाऊंगी। चलेगा, आपका जैसा रहेगा वैसा बता, या फिर समझो कुछ भी क्यूटी है, कुछ भी है, वो सब चीजें और क्लियर भी चाहिए। और जैसे ये मैम नहीं हो रहा है मैम मुझसे, नहीं हो रहा है? नहीं स्क्रीनशॉट लेके भी देखा तो भी नहीं हो रहा है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है हेतु एंड हेतुवाभास। ठीक है, तो अभी हेतु क्या है? अभी तक को हमने जो भी पढ़ा वो सब हम लोग कल रिवाइज कर लेंगे, या आज टाइम मिले तो आज रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग असाइनमेंट के लिए क्या करोगे वो सब भी हम क्लास के एंड में सब डिस्कस कर लेंगे। हेतु या साधन, उससे ही क्या होता है, साध्य का ज्ञान होता है। मतलब साध्य के ज्ञान में हेतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अभी जब हम दार्शनिकों में सारे देख रहे हैं तो हेतु के साध्य के अभाव में हम क्या कहना चाहते हैं वो निश्चित रूप से नहीं कह पाते। एम आई ऑडिबल? हेलो? यस मैम, यस मैम, यू आर हाँ, ऑडिबल मैम। ठीक है, ठीक। तो हेतु का साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है। ठीक है, तो अविनाभाव संबंध, अविनाभाव का मतलब हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अविनाभाव का मतलब क्या होता है, किसी को याद है? मतलब अविनाभाव मतलब जब साध्य के बिना साधन के न होने को अविनाभाव कहते हैं। मतलब उसका उदाहरण है कि जैसे हमने अग्नि के बिना धूम का ना होना, वो बराबर है। अगर अग्नि ही नहीं है तो वहां धुआं होगा नहीं हो नहीं, सकता है। तो इसमें अग्नि क्या है, साध्य है, और धूम क्या है, साधन है। और इन दोनों के संबंध को क्या कहते हैं, अविनाभाव कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? सब? क्या मैम? हाँ, तो अग्नि के साध्य के यस बिना मैम। धूम हेतु नहीं होता है, इसीलिए धूम से अग्नि का ज्ञान कर लेते हैं। तो जैन दार्शनिकों ने अविनाभाव के अर्थ में उसकी उत्पत्ति नहीं है, उसकी प्रेजेंस नहीं है, उस शब्द का प्रयोग भी किया है। अन्यथानुत्पत्ति, कहीं कहीं अगर आपको ये वर्ड आएगा ना तो अन्यथानुत्पत्ति मतलब भी अविनाभाव ही है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि साध्य के होने पर ही साधन हो सकता है, और साधन के होने पे साध्य, मतलब एक दूसरे के अविनाभाव ऐसे होते हैं। अगर एक नहीं है तो दूसरा भी वहां नहीं हो सकता है, वो अनुत्पन्न का तात्पर्य है। ठीक है, और उत्पन्न का अर्थ है औचित्यपूर्ण रूप से होना, मतलब वहां होना जो साध्य के अभाव में न हो उसे तो अन्यथा अनुत्पन्न कहते हैं, पर जो हो उसे क्या कहते हैं, औचित्यपूर्ण रूप। और उसके दो प्रकार होते हैं जैन दर्शन में, है ना, हेतु के भेद दिए हुए हैं, वो विधि आप देखो, आप सबके मोबाइल में मैंने ये भेज दिया है, आप लोग अपना खोल सकते हो। ये फाइल मैंने हेतु और हेत्वाभास की फाइल मैंने भेजी है, खुल रही है? हेलो? आप सब देख पा रहे हो इसको? मैम अब दिख रहा है क्या मैम? शेयर किया है मैम, अभी स्क्रीनशॉट लेके स्टार्ट किया नहीं है हुआ मैंने। है, शेयर हो रहा है। हाँ, हो गया, अभी हो गया, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? जैन दर्शन में हेतु के भेद
कौन है? क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे? तो पहले क्या है, ये तो बेसिक है, इसके उपरांत और भी हेतु है। तो ये क्या आएंगे, पहले जैन आगम स्थानांक सूत्र में जो 4 भेद प्रतिपादन किए हैं ना, वो है विधि विधि, विधि निषेध, निषेध विधि और निषेध निषेध। ठीक है, ये 4 है। तो ये 4 क्या है? विधि विधि का मतलब क्या है? जिसमें साध्य और साधन दोनों सद्भाव रूप होते हैं। जहाँ पे साध्य भी प्रेजेंट है और उसके है साधन, सद्भाव रूप साधन भी है, तो वो होता है दोनों की प्रेजेंस। तो विधि विधि। ठीक है, फिर दूसरे में आएगा विधि और दूसरा निषेध। तो एक चीज है पर दूसरी नहीं है। तो जिसमें साध्य विधि रूप है एवं साधन क्या है, नहीं है, निषेध रूप होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, निषेध विधि, जिसमें साध्य निषेध है और हेतु विधि रूप है। और चौथे में दोनों का निषेध है, निषेध निषेध, जिसमें साधन और साध्य दोनों निषेध रूप होते हैं। चलो रिपीट करो ये चारों। सानांग सूत्र में जो 4 हेतु के भेद बताए हैं, उसमें पहला कौन सा है? विधि विधि विधि, विधि, विधि दूसरा निषेध है हाँ, विधि second? निषेध, तीसरा है निषेध विधि निषेध, और निषेध निषेध, और चौथा है निषेध निषेध। तब सबको समझ में आ गया? उसके बाद हाँ। नीचे देखो कि भट्ट अक्लंक ने जो हेतु के प्रकार बताए हैं ना, उसमें है पहला स्वभाव, दूसरा क्या है, कार्य, कार्य, तीसरा कारण, कारण, चौथा पूर्वचर, पूर्वचर, पांचवा उत्तरचर, और छठा है सहचर। ठीक है, सहचर, हाँ। तो स्वभाव और कार्य, ये तो आप दोनों को पता है। स्वभाव क्या होता है, पर यहाँ पे अक्लंक जी ने उनको बताने के बाद भी, नेक्स्ट पेज करो, नेक्स्ट पेज। यस मैम, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम। उसमें क्या आया पढ़ो, हेतु फर्स्ट आया कारण हेतु। तो पहला इन्होंने क्या बताया था, कारण हेतु। कारण मतलब क्या है, जो भी इस चीज का कारण कोई होता है, नहीं, उसके मतलब पीछे लॉजिक होना मैम। हाँ, नहीं नहीं, कोई भी चीज होती है ना, उसके पीछे का जो कारण होता है ना, वो कारण हेतु होता है। जैसे कि कारण, किसी कारण की वजह से कोई कार्य होता है, देयर इज अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज अ कॉज फॉर एवरी ऑल द एक्शंस व्हिच आर डन। तो कारण से कार्य का जब ज्ञान होता है तो उसे क्या कहते हैं, कारण हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे वृक्ष से छाया का ज्ञान, तो यहाँ पे छाया है, शेडो है, ये नहीं आ रहा है, सूर्य की किरणें नहीं आ रही है, तो उसका कारण क्या है, वृक्ष, क्योंकि ऊपर वृक्ष की छाया, वृक्ष है इसीलिए नीचे छाया है। समझ में आया सबको? फिर दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि चंद्र से जलने वाले, जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब का ज्ञान। तो चंद्र की छाया जब इसमें पड़ती है, उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो क्यों, किस कारण से पड़ता है, क्योंकि चंद्र वहां पे प्रेजेंट है, इसीलिए उसका प्रतिबिंब पड़ता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? कारण का मतलब, when we see the dark cloud, हम लोग जब अंधेरा एकदम छा जाता है, जब डार्क क्लाउड देखते हैं, तो हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये कारण है किसी चीज का कि बहुत जोर से बारिश आने वाली है, we ये predict बारिश आने rainfall। वाली है। हाँ, so but here the cause is used as its result in established। तो यहाँ पे जो कारण है, उससे हमको क्या होने वाला है, उसका, उसको हमने
अनुमान लगा लिया, तो उसको बोलते हैं कारण हेतु। सबको क्लियर है? कारण हेतु सबको समझ में आया? अभी अक्लंग देव ने, विद्यानंद जी ने, माणिक्य जी ने, वादीदेव सूरि, सब लोग ने अपने ग्रंथों में कारण हेतु बहुत सारे विचार विमर्श किए हैं, बहुत सारे बताए हैं, पर हमने अक्लंग जी ने जो बताया, उन्होंने कहा कि कारण को हेतु के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक हेतुओं का उदाहरण किया है। तो यहाँ हमने पहले क्या देखा कि वृक्ष से छाया, फिर चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, फिर उन्होंने क्या कहा कि वृक्ष की छाया का ज्ञान होने में कोई भी संबंध नहीं है, तथा वृक्षादि छाया के ज्ञान में न स्वभाव हेतु है और न कार्य हेतु है, पर वहां क्या है? कारण हेतु है। उसके कारण यह हुआ, अंधेरा हुआ उसके कारण बारिश हुई, चंद्रमा आया उसके कारण उसका प्रतिबिंब पड़ा, तो वहां पे कारण को मुख्यता दी गई है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो उसको कहते हैं कारण हेतु। यस मैम। ठीक है। फिर विद्यानंद जी ने भी बहुत अलग अलग तरह से उसका अनुमान इसको बताया है। तो उन्होंने भी यही कहा है कि वृक्ष या छाता, छत्रादि को देखकर उसकी छाया होगी उसका अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरह अगर अनु कारण हो तो ही कारण हेतु कहा जाता है। But there should be some reason, there should be some कारण behind any activity, तब उसको बोलते हैं कारण हेतु। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम जाएंगे, दूसरा कौन सा है कारण हेतु के बाद? पूर्वचर हेतु। पूर्वचर हेतु। पूर्व समझ में आ गया? जो पहले होता है। उत्तर मतलब जो बाद में होता है। पूर्वचर हेतु और उत्तरचर हेतु, अभी नेक्स्ट दो वो है। तो पूर्वचर हेतु क्या होता है? जब साध्य और साधन में क्रम भाव हो तथा वे परस्पर कार्य कारण भाव रूप न हो, तो उसमें पूर्वभावी को साधन मानकर अनुमान किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक मुहूर्त के पश्चात षटक नक्षत्र आएगा, मतलब 3 बजने के बाद 4 बजेंगे। समझ में आया? तो 4 बजने के पहले क्या बजेंगे? 3 बजेंगे। हम बोलते हैं ना कि इसने 12th की कक्षा पास कर ली है, तो उसके पहले 11th की कक्षा पास की होगी ना, तो वो हुआ पूर्वचर हेतु। जो इंसिडेंस होता है उसके पहले क्या हुआ था, वो पूर्वचर हेतु। समझ में आया? इट इज प्रीसीडिंग कंडीशन विच हैज लेड टू द प्रेजेंट स्टेट। अभी जो प्रेजेंट अभी आफ्टरनून हुआ है, तो उसके पहले सुबह हुई होगी। रात से सीधी तो दोपहर नहीं हो सकती है ना। अगर दोपहर अभी हुई है तो उसके पहले क्या हुआ होगा? सुबह हुई होगी। तो जो ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं पूर्वचर हेतु। एग्जाम्पल, टू बिकम सिद्ध, किसी को सिद्ध बनते हैं तो उनके पूर्व में उनको क्या बनना पड़ता है? अरिहंत जरूर से होने चाहिए। अगर कोई एमए करता है तो उसको बीकॉम करना ही चाहिए। अगर कोई पीएचडी करता है तो एमए क्वालिफाइड होना ही चाहिए। तो वो जो उसके पूर्व की जो तैयारी है उसको बोलते हैं पूर्वचर हेतु। क्लियर? समझ में आ गया? और दूसरा है ऑपोजिट ऑफ पूर्वचर, उत्तरचर हेतु, जो बाद में होता है। तो अभी इसका एग्जांपल आप लोग बोलो। अभी जितने भी एग्जांपल मैंने दिए उसमें से एग्जांपल बोलो। उत्तरचर हेतु क्या होगा? अभी पूर्वचर समझ में आ गया? अभी 4-5 बज गई। हाँ, अभी 3:30 हुई है तो 4 बजने वाली है। हाँ, वेरी गुड। अभी सितंबर मंथ चल रहा है तो अक्टूबर आएगा नेक्स्ट। परीक्षा के बाद कर रहे हो? परिणाम आते हैं। हाँ, वेरी गुड। अभी आप एमए कर रहे हो तो नेक्स्ट क्या कर सकते हो? पीएचडी। हाँ, अभी करना है जरूर पीएचडी। अभी एग्जाम होने वाली है तो उसके बाद छुट्टियां आने वाली है। छुट्टियां का इम्पोर्टेंस ज्यादा है क्या? ठीक है, ठीक है। तो क्रम भावी साध्य साधनों में जब पश्चात भावी का हेतु एवं पूर्व भावी को साध्य मानकर अनुमान किया जाता है, उसे उत्तरचर हेतु कहते हैं। मतलब एक मुहूर्त पूर्व भरणी का उदय हो चुका है,
क्योंकि अभी कृतिका का उदय है, मतलब यहाँ पे मुहूर्त का बोल रहे हैं, आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो उत्तर हेतु क्या है? इट इज अ सक्सीडिंग कंडीशन, उसके बाद की आने वाली कंडीशन which follows the present state in discussion. Example, once a soul becomes arihant, he will definitely become a siddha in the next future. जो अरिहंत है वो नेक्स्ट क्या उसका होगा, उनकी अवस्था सिद्धि की। ठीक है, जो 9th स्टैंडर्ड में है उसकी नेक्स्ट अवस्था क्या आएगी? SSLC पास कर देगा। इज इट क्लियर? पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु एंड कारण हेतु तीनों क्लियर हो गया? या मैम। और नेक्स्ट है सहचर। सहचर मतलब जो साथ में है, जो along together, सहचर। So these are the accompanying condition which goes along with the present state, जो दोनों साथ साथ में चलते हैं। ओके ओके, जैसे कि the color of the fruit, आम अगर है तो अगर आम कच्चा है तो उसका कलर कैसा रहेगा? अगर आम कच्चा है तो उसका Green. कलर कैसा रहेगा? ग्रीन रहेगा। तो जैसे जैसे उसकी अवस्था बदलेगी, पकेगा, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो। किसी ने आम नहीं खाया है? हाँ, तो दोनों साथ में होता हाँ है, मैम। एक के बाद दूसरा नहीं होता। एक के बाद दूसरे कि पहले कच्चा था और अभी पक्का तो ठीक है, पर सहचर क्या होता है? जैसे उसके साथ साथ उसका कलर बदलेगा, एक्टिविटी साथ में होगी, वो आगे पीछे नहीं होगी कि पहले पक गया फिर थोड़े दिन के बाद उसका पीला कलर आएगा। कभी ऐसा होता है? नहीं, जब कच्चा है तब ग्रीन ही रहेगा, और जब वो उसका सहचर दोनों दोनों साथ में होगा, वो पकता भी जाएगा और उसका कलर भी बदलता जाएगा, वो पक जाएगा, मीठा हो जाएगा, मतलब कितनी चीजें उसके साथ होती है ना। तो वो सब क्या होती है? सहचर हेतु। क्लियर? समझ में आ गया? अभी बोलिए, कौन कौन से हेतु के भेद है जैन दर्शन के हिसाब से? कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। हाँ, और इसके बाद है ना, उसके बाद तो बाकी आदि जो आए सब तर्कवादी, उन्होंने तो बहुत सारे दिए हैं। अविरुद्ध कार्योपलब्धि, अविरुद्ध कारणोपलब्धि, अविरुद्ध पूर्वचरोपलब्धि, मतलब इतने कहने के बाद लगभग मेरे ख्याल से है ना 6, 12, 15, 20 जितने हैं, और वो सारे मैंने आपके इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये जो मेन है कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर, वो सारे आपको उसके सब डिविजन में लिखने हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ या गया ये मैम। टॉपिक? इसके अलावा तो बहुत सारे डिविजन है, पर वो आप लोग नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये मेन है, इसको मेन को आपको मैंने करा दिया है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्या टॉपिक है? हेत्वाभास है क्या नोट्स में कि व्याप्ति है? नहीं मैम, शायद व्याप्ति है मैम। एक सेकेंड मैम। हाँ, नहीं व्याप्ति नहीं रहेगी हेत्वाभास से। मैम हेत्वाभास तो बहुत बाद में आता है मैम। व्याप्ति दिया है इसमें? एक सेकेंड मैम। नहीं मिल रहा है तो हम स्टार्ट कुछ ये कर सकते हैं। हेत्वाभास मिल गया मैम। क्या है? कारण हेतु मैम। वो तो हो गया, कर दिया वो, और ही डिटेल में वो सेम नोट्स ही है, उसको नेक्स्ट और भी जाने दो। वो सारा हो गया, कारण हेतु, पूर्वचर, सहचर, उत्तरचर, सब हो गया। तो फिर अब हेत्वाभास ही आएगा मैम। एक बार मैं स्क्रीनशॉट हाँ लेके शेयर करती हूँ। हाँ, तो अभी हेत्वाभास, क्योंकि व्याप्ति और वो सब मैंने बाद में दिया है। व्याप्ति अपना बाकी है, दृष्टांत बाकी है और आगम बाकी है, बस उसके बाद में हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज और कल में हम लोग पूरा ओके। खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हेत्वाभास क्या है? व्हेन देयर इज नो हेत्वा,
वहां कोई हेतु नहीं है, पर खाली उसका भास हो रहा है। समझ में आ रहे? वहां पे कोई रियल रीजन नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं वो उसका भास हो रहा है। जैसे सुख नहीं है, सुखा भास होता है ना, वैसे यहाँ हेतु नहीं है, उसका भास हो रहा है। When there is no relationship between the objective and the means, साध्य और साधन के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं रहता है, मैम पर शेयर फिर नहीं भी हो हम रहा है मैम। कोई बात नहीं, then also we try to force the relationship, we try to imply the relationship even though there is no relationship, तो उसको क्या बोलते हैं? हेत्वाभास। There are 4 types of हेत्वाभास। तो जो हेतु नहीं होता, जो हेतु नहीं होता परंतु किंतु हेतु के सदृश हमें प्रतीत होता है, जहाँ हेतु नहीं है पर हेतु के जैसा लगता है हमें, अथवा जो दृष्ट या असद होता है, और भारतीय दर्शन में उसको क्या कहते हैं? हेत्वाभास। ठीक है, वहाँ एक्चुअली हेतु नहीं है पर हेत्वाभास है। और बौद्धिक दर्शन ने उसको त्रिरूप हेतु को सदहेतु कहा है। तो जैन दार्शनिकों ने हेतु का एक ही लक्षण स्वीकार किया है, वो क्या है? कि साध्य के साथ निश्चित अविनाव भाव। जो साध्य होता है ना, वहां उसका अविनाव भाव नहीं होता है। जैसे पहले मैंने अविनाव भाव के लिए क्या कहा, तो अग्नि ही नहीं है तो धुआं होगा ही नहीं, बराबर। जब अग्नि नहीं है तो धुआं कहाँ से आएगा? तो वो दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों एब्सेंट है, तो उसको बोलते हैं अविनाव भाव। तो यहाँ पे हेतु कुछ भी नहीं है, तो उसको हम रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम इम्प्लाइड फोर्सली कुछ कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हेत्वाभास। पर उसका वहां पे क्या है? अभाव है। जैसे कोई बोलेगा आकाश कुसुम, तो कभी आपने देखा है कि कभी स्काई पे कोई पुष्प ग्रो होगा, उगेगा, कोई फूल उगेगा? दैट इज इम्पॉसिबल, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। No. और जो बांझ है उसको कभी बच्चा होगा? No. नहीं हो सकता है, क्योंकि इसीलिए बांझ बोला जाता है, बिकॉज दे कांट गिव बर्थ टू अ बेबी। प्रकार से जो नहीं होता है ना, और जिसका हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं हेत्वाभास। तो हेत्वाभास कौन कौन से है? तो एक है असिद्ध, असिद्ध हेत्वाभास। दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास। तीसरा है अनैकांतिक हेत्वाभास, और चौथा है अकिंचिकर, अकिंचिकर हेत्वाभास। ये 4 प्रकार के हेत्वाभास जैन आगमों में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले आएगा असिद्ध हेत्वाभास। जिस हेतु की सत्ता न हो अथवा जिसका होना भी पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं असिद्ध हेत्वाभास। ठीक है, when a factor is certainly absent in logical reasoning और its presence is doubtful, कि है कि नहीं। जैसे हमको लगता है कि बहुत दूर हमने किसी को खड़े हुए देखा है, तो हम सोचते हैं कि वो कोई आदमी खड़ा है या कोई ठूठा खड़ा है। ठूठा मतलब जैसे बैम्बू बना के रखते हैं ना, शर्ट पहना के फील्ड्स में, खेतों में रखते हैं ना, क्योंकि उसको देख के बर्ड्स को क्या लगे कि वहां कोई खड़ा है, तो वो लोग वहां नहीं आते हैं चरने के लिए, खाने के लिए। तो वो क्या होता है, एक्चुअली उसकी प्रेजेंस नहीं है, तो वो क्या है? असिद्ध हेत्वाभास, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? Yes, ma'am. So when a factor is certainly absent in the logical reasoning or its presence is doubtful, it is called non-arrivable at any inference. The logical reason fallacy, मतलब असिद्ध हेत्वाभास। If the relationship between objective and the means is not proved, अगर ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका लक्ष्य क्या है और आपके साधन क्या है, का जो लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है, प्रूव नहीं हुआ है, एंड इफ समबडी स्टिल सेज इट एग्जिस्ट, कोई तो भी बोलता है हाँ शायद तो मैंने देखा था, बट दे आर नॉट श्योर ऑफ इट, then it is called असिद्ध हेत्वाभास. For example,
spoken words are perceived as factual because they are the objects of the eyes. कभी कभी आपने कुछ बोला है क्योंकि आपने देखा, पर you are not sure of it. आपको पता नहीं है कि वो कोई आदमी खड़ा है क्या कोई लड़का है, ठीक है। डेजर्ट में पानी है कि सन का शेडो पड़ रहा है, जो मिराज बोलते हैं ना, डेजर्ट्स में मिराज कि पानी है, ऐसा ऐसा हमको लगता है, पर एक्चुअली वो पानी वहां नहीं होता है, उसको बोलते हैं असिद्ध हेत्वाभास। क्लियर, समझ में आ गया? क्या मैम? अभी नेक्स्ट आएगा विरुद्ध हेत्वाभास। नेक्स्ट कौन सा है? विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध का मतलब तो आप सबको पता है, ऑपोजिट, साध्य से विपरीत के साथ जिसका अविनय भाव हो, यह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे कि बुद्धिमत्य पूर्वक क्षित्यादि कार्यत्वादा, मतलब कार्यत्वादा हेतु अशरीरी सर्वज्ञ ईश्वर के कृतित्व का साध्य में विरुद्ध है। मतलब क्या बोलते हैं कि जो जिससे विरुद्ध होता है, जिसके स्वभाव देखने से भी हम उसको अनुमान करते हैं, पर एक्चुअली वो उस विरुद्ध है। A factor which supports the opposite intended of the thing to be proven, कि हम जो प्रूव करना चाहते हैं वो चीज जो है उससे अगर ऑपोजिट हो तो उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, words are permanent because they keep on modifying. Here the modification is spread transiently and not through permanently. Thus the modification is an opposite logical reason fallacy of permanency. मतलब रियल में जो होते हैं नंबर, रियल में जो वर्ड्स होते हैं, हम उस वर्ड को नहीं, उसके ऑपोजिट वर्ड की बात करते हो कि जिसके कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं विरुद्ध हेत्वाभास। समझ में आया? पहला कौन सा था? असिद्ध हेत्वाभास। और दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास। और तीसरा है अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांतिक हेत्वाभास। तो यहाँ क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजन विच कैन सपोर्ट द साइड ऑफ एनीथिंग। कोई किसी का पक्ष ले सकता है, एंड विच कैन पॉसिबली बी इन आइदर ऑफ वन साइड। वो सापेक्ष भी हो सकता है और विपक्ष भी हो सकता है। जैसे दो फ्रेंड है, ठीक है, और जो तीसरा फ्रेंड है ना, वो आके जब दो जने की बात को सुलझा रहा है, वो किसी का पक्ष ले रहा है, तो वो या तो वो इसका पक्ष भी ले सकता है या उसका पक्ष भी ले सकता है। मतलब वो सापेक्ष भी हो सकता है और वो ऑपोजिट में विपक्ष भी हो सकता है, ठीक है। तब उसको बोलते हैं क्या संप्लेट सिस्टमला है रूप कलेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? अनैकांतिक हेत्वाभास। जिस हेतु की पक्ष सपक्ष के साथ विपक्ष में भी विद्यमानता होती है, वह अनैकांतिक हेत्वाभास है। मतलब जिसका पक्ष दोनों में होता है, सपक्ष के साथ भी होता है और विपक्ष के साथ भी होता है, उससे अनैकांतिक, एक से ज्यादा अनैकांतिक हेत्वाभास है। समझ में आया? जैसे हम किसी एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं कि वो औरत काली है, that woman is in dark complexion, what will be the color of her child? Black. It can be anything. वो काली भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, या गौं वर्णा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ अभी हम नहीं बोल सकते। अगर उसके पापा गोरे हैं तो वो गोरा भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो काले भी होगी। तो वहां पे सारे ऑप्शंस खुले हैं, उसे बोलते हैं अनैकांतिक हेत्वाभास। समझ में आया? या मैम। और लास्ट है अकिंचितकर हेत्वाभास। जब साध्य पहले से सिद्ध हो या प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित हो,
तो उसे प्रयुक्त हेतु अकिंचित्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जब लॉजिकल रीजन विच इज इम्पॉसिबल टू अटेन एनी कंक्लूजन, जिसमें कोई कंक्लूजन आने का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, लॉजिकली भी आप कितना भी समझाओ तो भी जो कंक्लूजन आपको चाहिए या कंक्लूजन लाना चाहिए वो होने वाला ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अकिंचिंतर हेत्वाभास। ठीक है, जब आई एम नॉट अरिहंत बिकॉज आई डोंट हैव कंप्लीट नॉलेज, आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप मदर आस्क्ड, ओ यू गॉट अप, तुम उठ गए? हाँ, पर उठ गए पर फिर भी अज्ञान में ही है, फिर भी ज्ञान के अंधकार में ही सोए हुए हैं, उठे हैं तो खाली नींद से उठे हैं पर संसार के सच्चे ज्ञान से नहीं उठे हैं। मतलब उतना ज्ञान नहीं हुआ है कि वो अंधकार, अज्ञानमय अंधकार से निकल के हम ज्ञानमय अरिहंत या सिद्ध बन सके। तो उसे बोलते हैं, जहाँ पे वो चीज का कोई फाइनल सॉल्यूशन वहां पे है ही नहीं, उसे बोलते हैं अकिंचिंत्य चिंतकर हेत्वाभास। क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट है? नो डाउट मैम। अभी नोट्स में और क्या है, इसके नेक्स्ट पेज कुछ है कि इतना ही है? एक सेकेंड मैम, चेक कर लेती हूँ। जैन दर्शन में हेतु के भेद विधि 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 निषेध निषेध विधि निषेध निषेध वो हमने कर लिया। फिर कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सहचर हेतु, ये सारे हम लोग ने अभी देख लिए। फिर हेत्वाभास मैम हो गया मैम। हाँ, हेत्वाभास के ये सारे हमने कर दिए। देखे पहले असिद्ध हेत्वाभास, फिर विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास और अकिंचित्य हेत्वाभास। तो न्याय के बारे में तो आपको नहीं जाना, तो यहाँ तक हो गया हेतु एंड हेत्वाभास। क्लियर? यस मैम। अभी हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा दृष्टांत, और वो भी मैं शेयर कर दूं, अभी कर लेते कल? हाँ, आगम मैम कल करते हैं मैम। ठीक है, ये बहुत सारा हो गया। मैम ये थोड़ा हार्ड जाएगा मैम। थोड़ा हार्ड जाएगा। क्वेश्चन बैंक खोलो, क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं एक बार। अच्छा हुआ मैम आपने बस 4-5 ही सेलेक्ट किए, अगर वो 18 to 20 सेलेक्ट करते तो बहुत गोलमाल होता। कौन सा मतलब? जो पूर्वचर उत्तरचर उसके एक एक नक्षत्र के उदाहरण आते हैं, अविरुद्ध वो। हाँ, वो बहुत डिटेलिंग में जाता है और उसमें आप बहुत ज्यादा हाँ यस confuse हो मैम। जाते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टेड ही रखा है कि आपको समझ में आ सके। हाँ। और मेन जो है वो बता सके। ठीक है, अभी क्वेश्चन बैंक देख लो लॉजिक पेपर का। तो पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक इन जैन फिलोसॉफी। तो ये तो हमने फर्स्ट क्लास में कराया था। तर्क शब्द का अर्थ और तर्क शब्द के महत्व, वो बहुत सारे पॉइंट्स, मैंने 20 पॉइंट्स लिखवाए थे। फिर व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ न्याय, न्याय शब्द के पर्यायवाची क्या है और उसका ग्रोथ कैसे कैसे हुआ, कौन सी सदी में, दूसरी तीसरी चौथी सदी में किसने क्या तर्क शास्त्र पे काम किया, उसके भी मैंने 10-15 वो दिखा दिए थे। फिर राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉजिक, तो ये सारा हमने लॉजिक के मेथड्स किए थे, प्रमाण, न्याय, निक्षेप, अनेकांतवाद, आगम, अध्यात्म लॉजिक, श्यादवाद, निमित्त, उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, 363 फॉल्स में लॉजिक एंड पाखंडी मत। पाखंडी मत और सप्तभंगी। ठीक है, वो भी सब नोट्स आपके पास है। फिर राइट डेफिनेशन ऑफ प्रमाण, प्रमाण, और उसमें मैंने जो चार्ट्स करवाए थे ना, तत्वार्थ सूत्र के हिसाब से, न्याय वर्तिका के अक्लंग देव ने, फिर वादी सूरी ने, तो मैंने 4 ही आप लोग को करवाए हैं, और भी एक दो है पर मैंने इतने ही करवाए हैं। और फिर प्रमाण का कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ बोलिए। वो चार्ट के फोटो सिर्फ एक बार आप पीडीएफ के थ्रू शेयर कर देना ना मैम, क्योंकि उसके कुछ स्क्रीनशॉट नहीं लिए मैंने। अच्छा ठीक है मैम। जो मैंने भेजी है ना उसमें है पूरे। ओके मैम। मतलब जैसे कि
तत्पाठ सूत्र में प्रमाण का क्या है, तो फुल उसका चार्ट मैंने भेजा है। और एग्जाम में भी 5 मार्क के लिए जब मैं पूछूंगी तो वो चार्ट आपको वैसे का वैसे ड्रॉ करना है। ये तेरा डाउट था ना आदित्य का, कि जैसे मैं अगर बोलूंगी ना हाँ, तो यस मैं 2 मैम। चार्ट बोलूंगी अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो वो आपको उसका हेडिंग और उसकी कौन सी शताब्दी है वो लिख के खाली उसको चार्ट को ड्रॉ करना है। मैं एक नहीं पूछूंगी, 2 पूछूंगी। ठीक है, कोई भी 2 पूछ सकती हूँ। क्लियर? फिर अगर बड़े क्वेश्चन या में मैम। आएगा 9 मार्क्स के लिए या 12 मार्क्स के लिए, ये तो पूरा पूछ सकती हूँ। या खाली 9 मार्क्स के लिए आएगा तो खाली थ्रो लाइट्स ऑन इट व्हाट राइट डेफिनेशन ऑफ प्रमाण एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उतना भी बोल सकती हूँ, क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। क्लियर है आप सबको? यस मैम। आशा जी, शांति सजी, अनुश्रुति? यस मैम। हाँ, तो समझ में आ रहा है ना कैसे आएगा एग्जाम में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकारों पर एक नोट लिखिए। हाँ वो तो, हाँ हाँ हाँ, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ लिखना है। तो मुख्य प्रत्यक्ष क्या है? अवधि ज्ञान, मंतपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और समव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है? अवग्र, इहा, अवैध धारणा। तो मैं खाली समव्यवहारिक प्रत्यक्ष करके भी पूछ सकती हूँ, तो उसमें आपको अवग्र, इहा, अवैध धारणा का पूरा डिटेलिंग लिखना है। और पूरा पूछूं परोक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आपको पूरा लिखना है, मुख्य प्रत्यक्ष एंड समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मंतपर्य, केवल तीनों आ जाएगा और फिर समव्यवहारिक भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस। एम आई विथ यू ऑल? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? या मैम। या ठीक है, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है? व्हाट आर द 5 मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन परोक्ष प्रमाण? इनडायरेक्ट प्रमाण में क्या क्या है? तो स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, तो स्मृति हमने कर लिया है, प्रत्यभिज्ञान भी कर लिया है, तर्क भी कर लिया है, अनुमान और उसके भेद भी कर लिए। खाली आगम बाकी है, वो हम बाद में करेंगे। तो उसको भी आपको यहाँ मैम, डेफिनेशन के रूप में डालना पड़ेगा। इसमें एक बोलो। डाउट है मैम। ये सारे स्मृति तर्क का अनुमान डिफाइन ही करना है या ब्रीफली अपन को लिखना है मैम? अगर 12 मार्क के लिए है तो ब्रीफली लिखना है, 9 मार्क के लिए तो थोड़ा कम, और खाली 5 मार्क के लिए आएगा तो एकदम शॉर्ट, मतलब मैं इतने सारे दूंगी नहीं, तो खाली अनुमान प्रमाण दूंगी या खाली आगम प्रमाण दूंगी। तो ये सारे ब्रेक ओके मैम। करके भी आ सकते हैं। समझ में आया हाँ सबको? हाँ। सब अपने अपने यस में मैम। पूर्ण टॉपिक भी है और सब डिविजन के रूप में भी है। ठीक है, फिर आज हमने किया हेतु एंड हेत्वाभास। तो यहाँ हेतु के तो मैंने लिख लिए, कारण हेतु, पूर्वाचर हेतु, उत्तरचर हेतु, सहचर हेतु। पर हेत्वाभास के सब डिविजन लिखना भूल गई। जैसे असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, वो 4 जो है ना, उसको 8वें क्वेश्चन में डाल देना है। या वो हेत्वाभास के सब डिविजन है जो हमने आज किए। ठीक है, और 9th क्वेश्चन है व्याप्ति। यस मैम। व्याप्ति हम करेंगे, दृष्टांत करेंगे। और लास्ट 10th क्वेश्चन है आगम प्रमाण। ठीक है, जो जिसकी डिटेलिंग बहुत लंबी नहीं जाएगी, वो बहुत छोटे ही है, तो वो शॉर्ट नोट में आएगा, या सब डिविजन में ऊपर जो आते हैं ना उसी में आएगा। तो दिस विल बी अवर ठीक है मैम। क्वेश्चन बैंक। सब लोग को क्लियर है ना? क्या पीडीएफ आशा बाकी जी? है ना? पीडीएफ बाकी है ना इनके? वो अभी किए ही नहीं है ना, हाँ। कल करूंगी ना, तो कल भेजूंगी। और अभी क्या करना है आप लोग को? 40 मार्क्स के असाइनमेंट लिखने हैं, या असाइनमेंट के हिसाब से मैंने तो सारे नोट्स तो दिए हैं, तो हम लोग टेस्ट करें 40 मार्क्स के या 20 मार्क्स के? 40 मार्क्स के टेस्ट करें, अब पूरा पढ़ लो, या मैं थोड़े दूंगी उतना पढ़ मैम, लो। असाइनमेंट असाइनमेंट ही लिख लेते हैं मैम। मेरे को असाइनमेंट कन्वीनियंट रहेगा क्योंकि अभी मेरी दूसरी एग्जाम भी है, तो मैं अभी प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। अभी नहीं करना है, कोई बात नहीं, हम लोग बाद में करेंगे। अभी तो अक्टूबर शुरू हुई है ना, अक्टूबर एंड में रखते हैं, बीच में मैम दूसरा मेरे को भी पेपर ले लेंगे। टाइम नहीं रहेगा इतना। असाइनमेंट तो तो मैं फिर कभी एग्जाम भी के मैम, लिए कैसे पढ़ोगे? तो फिर एग्जाम भी नहीं एग्जाम के लिए होगा कैसे मैम। पढ़ोगे? नहीं पढ़ तो लेंगे एग्जाम मैम। के लिए अभी कैसे अभी नहीं पढ़ोगे? दे सकते। अभी तो अभी टाइम नहीं है मेरे पास भी। वो फिर सबसे अक्टूबर बड़ा एंड नहीं में भेजता सबको एग्जाम्स तैयार। है मैम।
एक एक जन बोलो, एक एक जन बोलो। हाँ क्या? वैसे आप सब जने जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। ओके, बोलो आदित्य। मैम मेरी अक्टूबर एंडिंग में एग्जाम्स रहेगी मैम, तो मेरा नहीं होगा। कौन सी एग्जाम्स रहेगी? कौन सी एग्जाम्स रहेगी? मेरी शास्त्री की एग्जाम्स है मैम। हाँ, तो कितने पेपर है उसमें? 3 पेपर्स है मैम, 6 सब्जेक्ट है। 25, 27, 29 को है मैम। अपनी तो मैं नवंबर एंड में असाइनमेंट आएगी। भी नहीं तो हाँ यस मैम। वो खत्म कर दो ना, तो नवंबर स्टार्टिंग में हम लोग टेस्ट रख देंगे। मैम तो हमारी एग्जाम डेट्स कब होगी मैम? नवंबर एंड में, 15 के बाद। ओके। क्या करना है बोलो, आज सोच लो, कल हम डिस्कस करेंगे फाइनल। टेस्ट करनी है तो हाँ पढ़ लो, यस। पढ़ना शुरू कर सकते हो। अगर असाइनमेंट करनी है तो भी मैं कल बोलती हूँ आपको। पहले आप अपने ग्रुप का, आप लोग का अपना कोई ग्रुप है? हाँ यस मैम, है मैम। हाँ, तो उसमें डाल दो कि सबको क्या चाहिए। शांतिलाल जी, आप तो मौन हो गए, बहुत चिंतित हो गए, आपको क्या चाहिए? अनुश्रुति, असाइनमेंट मैम। बैठ बैठ के कॉपी करोगे बस, जो मैंने भेजा उसमें से? नहीं मैम, मेरे यहाँ बिटिया का प्रोग्राम है 31 अक्टूबर को, जिसमें जो अभी तक घर देखने नहीं आए हैं वो शादी के पहले के सारे गेस्ट आने वाले हैं। आई हैव टू अक्टूबर में? तो हम प्रिपेयर नवंबर में फॉर एग्जाम दैट। रखेंगे। हम नवंबर में रखते हैं एग्जाम। जी। नवंबर में एग्जाम रखते हैं। एग्जाम का डर नहीं है मैम। मार्क्स 10% भी आए तो उसके लिए मुझे एमए नहीं करना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को समझने के लिए एमए करना है। ठीक है, तो नवंबर में रखे तो चलेगा ना? आपका खत्म हो जाएगा, फिर एक हफ्ता बिल्कुल पढ़ सर। लोगे सब तो हो जने जाएगा अगर ना। बोलते हैं यस तो मुझे तो करना ही है। बोलो सॉरी। बोलो, नहीं तो क्वेश्चन बोलो आप लोग, नहीं तो क्वेश्चन दे दूंगी। मैम हम लोग असाइनमेंट ही लिखते हैं मैम। असाइनमेंट ही लिखते हैं? कितने क्वेश्चन लिखोगे? मैम पहले तो एक क्वेश्चन पे एक असाइनमेंट देते थे, 3 पेज का 4 पेज का, मतलब ऋषभ सर का भी वैसा ही दिया, बाकी इतना भी सारा वैसे ही देते थे दिए। एक क्वेश्चन हम लोग? फिर आप सब आंसर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे? लोग के ऊपर हाँ, लोग, हाँ प्रिपरेशन अलग चीज है और असाइनमेंट अलग चीज है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट को लेके जैसे लोग का डिजाइन ड्राइंग कर दिया, पिक्चर कर दिया, उसका स्टडी कर दिया, उसका डिटेलिंग कर दिया और पेजेस में अपलोड कर दिया, लाइक दैट एनी सब्जेक्ट। मैम हम हेत्वाभास हो एग्जाम्स के गया, लिए तो कर हेतु ही हो लेंगे गया। मैम, उसकी तो आप टेंशन मत लो। हाँ, उसका तो टेंशन है मुझे, क्योंकि जो लोग क्लासेस ही अटेंड नहीं करते ना, वो लोग तो खो जाने वाले हैं और कंफ्यूज होने वाले हैं। इसीलिए मैंने एक एक चीज के नीचे एक एक सब पूरी बातें लिखी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। परोक्ष प्रमाण में कौन सा आएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या आएगा, ये क्या आएगा। इसीलिए मैंने पूरा डिटेलिंग में यहाँ पे दिया है कि कोई कंफ्यूज नहीं हो। आप लोग तो अटेंड कर रहे हो तो फिर भी आप लोग को तो थोड़ा आइडिया है। जो अटेंड ही नहीं कर रहे उनका उनका क्या हाल होता होगा, बोलो। बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी उनके पीछे है, फर्स्ट बैच किनके होने के पीछे? नाते। हाँ, क्या क्या? मुझे समझ में नहीं बहुत आया। अच्छा सपोर्ट है मैम आप लोगों का, तो हम लोग कर पा रहे हैं। ये एज में हमारे लिए करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं तो। हाँ, वो तो है, बराबर है। पर ये तो अभी आपके पास तो 15-20 दिन है, तो आप आराम से 4 आंसर लिख लीजिए। जी। 10-10 मार्क के लिए एक, ठीक है? तो कौन से ओके। आप 4 कौन मैम? से लिखो थर्ड, आप लोग का कोई सिलेक्शन है तो आप बोल दीजिए। सेकेंड, थर्ड, सेवेंथ, एथ, ठीक है? 4 ओके मैम। चलेगा ना? सेकेंड, यस थर्ड, मैम। सेवेंथ एंड एथ।
ये लोग तो खो गए, आशा जी, शांतिलाल जी। अनुश्रुति तो आज तो एक्टिव ही नहीं है। नहीं मैं तो हूँ सर मैम। आपका वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं आ रहा होगा मुझे। ठीक है, कौन सा बोला मैंने? हाँ मैम। सेकेंड, सेकंड, Second? थर्ड, 7th, 8th। ठीक है, ये 4 जी सब ग्रुप में डाल देना यस मैम। एंड स्टार्ट राइटिंग। तो एक बार आप लिखोगे ना तो आपको थोड़ा याद भी रह जाएगा। फिर अभी अक्टूबर एंड तक आप अक्टूबर 12 को तो दिवाली है ना, नवंबर में है, तो आप अक्टूबर 15 तक सबमिट कर दोगे? आफ्टर दिवाली। आफ्टर दिवाली तो एग्जाम तुरंत आ जाएगी। देखो आपने समय सार का दे दिया तो आपको, आप रिलैक्स्ड हो ना। और ये तो 3-4 दिन में आप लिख सकते हो, 4 ही आंसर है। ओके, जल्दी दे देंगे मैम। 15 से 20 के बीच में दे दो। ओके। और आदित्य, आपको एग्जाम की बाद में तैयारी करनी है तो पहले 2-4 दिन में लिख लो, बाद में आराम से सबमिट कर देना। हाँ यस मैम। ठीक है, और आप अपने ग्रुप में डाल देना और सबको 15 तारीख ही देना। आप चाहे 20 तक दे सकते हो पर 15 ही देना। ओके बाय मैम। 15th दिस इज अ क्वेश्चन बैंक एंड इसमें से सेकंड, थर्ड, 7th एंड 8th 4 आंसर लिख के सबमिट करना है सबको बिफोर 15 अक्टूबर। ठीक है, चलो, जय जिनेंद्र। जय चलो कल जिनेंद्र। मिलते हैं, थैंक टुमारो जय विल बी द जिनेंद्र मैम। लास्ट क्लास। जय जिनेंद्र। फिर हम नेक्स्ट क्लास से भगवती आराधना शुरू करेंगे। आज की रिकॉर्डिंग रहेगी ना मैम ग्रुप पे? हाँ, मैं अभी अपलोड करके डालूंगी। डायरेक्ट नहीं होती है ना, तो मुझे डालना पड़ता है बाद में। ओके। ठीक है, चलो बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय। जय जिनेंद्र।